रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मालती अपने कमरे में बैठकर YouTube चला रही थी। तभी उसके कानों में छठ पूजा के गानों की आवाज आती है। गाने सुनकर मालती बाहर जाती है और अपनी सास सुनीता से कहती है, मम्मी जी, मैंने छठ पूजा के गाने सुने हैं। हाँ तो मम्मी जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो जो बनता है ना लाल भूरे रंग का बिस्किट जैसा, वो मैं बनाना चाहती हूँ, अगर आप कहे तो। बहू, उसको लाल भूरे रंग का बिस्कुट नहीं बल्कि ठेकुए कहते हैं, ठेकुए। और ठेकुए बनाना तेरा काम नहीं है। क्यों मम्मी जी, मैं क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि उसको बनाने के लिए दिमाग चाहिए, जो कि तेरे अंदर है ही नहीं। और ना जाने मैंने क्यों तुझे अपनी बहू बना लिया। तुझे अपने घर की बहू बनाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ मुझे, क्योंकि घर के सारे काम तो मुझे खुद अकेले ही करने पड़ते हैं। मम्मी जी, आप कैसे बोल रही हैं? घर में जब मेहमान आते हैं तो आपकी मदद कौन करता है, जरा बताना। ओफो, ठीक है, जा बना ले जो बनाना है, लेकिन मेरे सर पर चढ़कर नाच मत। दोनों की नोक-झोंक चल रही थी कि तभी वहाँ पर सागर आता है और उन दोनों की नोक-झोंक देखकर कहता है, क्या हुआ? आप दोनों इस तरह क्यों झगड़ रही हो? देख रहे हो आप अपनी माँ को? मम्मी जी मुझे बोल रही हैं कि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, बल्कि ऐसा नहीं है, मैं भी काम करती हूँ घर का। बस इतनी सी बात के लिए तुम्हारी लड़ाई शुरू हो गई? अरे नहीं बेटा, बात सिर्फ इतनी नहीं है। तो? सागर जी, वो मुझे ना। हाँ बोलो। सागर जी, मुझे ना वो लाल भूरे रंग का बिस्किट बनाना है। लाल भूरे रंग का बिस्किट? अरे बेटा, ये ठेकुए की बात कर रही है। ये क्या होता है माँ? देखा मम्मी जी, सागर को इसकी नॉलेज नहीं है और इसलिए अब मेरा फाइनल है कि मैं लाल भूरे रंग के बिस्किट बनाऊंगी। लाल भूरे रंग का बिस्कुट नहीं, ठेकुए। हाँ वही। सागर जी, आप यहीं बैठो, मैं आपको अभी बनाकर खिलाती हूँ। अब क्या था, मालती मैदा लेकर अब ठेकुए बनाने शुरू कर देती है। कुछ घंटों बाद वो लाल भूरे रंग का बिस्किट और ठेकुए बना ही लेती है और सभी अब ठेकुओं को मजे से चाव से खाते हैं। ठेकुए खाकर सागर अपनी पत्नी की तारीफ में कहता है, क्या बात है मालती, तुम वैसे काम नहीं करती, लेकिन जब करती हो तो वो बहुत ही शानदार करती हो। क्या कहा आपने? क्या कहा? सही तो कहा। वैसे तो तू एक काम नहीं करती, पर जब आज तूने ये ठेकुए बनाए हैं तो मुझे भी टेस्टी लग रहे हैं। मम्मी जी, पहली बात तो मैं आपसे उम्मीद ही नहीं कर सकती हूँ कि आप मेरी तारीफ करेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, आज आपने कर तो दी, मैं इसको आपका आशीर्वाद समझ लेती हूँ। और हाँ, अब मैं सागर जी से बोल रही हूँ, तो कृपया करके मम्मी जी आप सागर जी का जवाब मत दीजिएगा। तो सागर जी, आप क्या कह रहे थे? अरे मतलब तुमने बहुत अच्छा बनाया है, लाजवाब। उफ, अपने मुंह को जरा संभाल कर इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ना चाहते हुए भी मुंह से सच निकल ही जाता है। इस तरह सभी को मालती के हाथों का ठेकुआ बहुत पसंद आता है और मालती अब आए दिन ठेकुए बनाने लगती है। ठेकुए खाते खाते अब घर में सभी लोग तंग आ गए थे, लेकिन हमारी मालती का मन भी अब ठेकुए से भरता ही नहीं था। वो सुबह शाम चाय के साथ सभी को ठेकुए दिया करती। चाय तक तो ठीक था, पर अब रात के खाने में भी वो ठेकुए बनाया करती और रात के खाने में ठेकुए देखकर सागर का गुस्सा 7वें आसमान पर आ जाता है और वो गुस्से में तिल मिलाते हुए मालती से कहता है, मालती, ये क्या तुमने रोज रोज ठेकुए लगा रखे हैं? अरे यार, कोई भी चीज हो वो एक हद तक ही अच्छी लगती है, लेकिन तुमने तो हद ही पार कर दी है। पहले तुम सुबह शाम चाय के साथ ठेकुए देती थी, लेकिन अब तो तुमने खाने में भी ठेकुए बना दिए हैं। अरे कौन रोज रोज ठेकुए खाता है, बताना जरा। पर सागर जी, मुझे ठेकुए खाना पसंद है, इसलिए मैं इन्हें बनाती हूँ। हाँ तो ठीक है ना, तुम खाओ, लेकिन हमारे लिए ठेकुए मत बनाओ, तुम हमारे लिए कुछ और बना दो। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ नहीं बनाना है तो तुम वो भी मुझे बता दो, मैं कोई नौकरानी रख लूंगा या फिर अपनी माँ से कह दूंगा कि वो बना दे। लेकिन अब बस भी करो, ये सब और नहीं बनना चाहिए घर में। गुस्से में सागर कुछ नहीं खाता और घर के बाहर निकल जाता है, जिसके बाद मालती आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे पीछे सुनीता भी उसके कमरे में जाती है और उसको समझाते हुए कहती है, बहू, कोई भी चीज एक हद से ज्यादा अच्छी नहीं होती। पर मम्मी जी, मैं क्या करूं? अगर मुझे ठेकुए पसंद है तो पसंद है। हाँ ठीक है, लेकिन तू खुद सोच, जरूरी तो नहीं ना जो चीज तुझे पसंद है वो सभी को पसंद हो। सभी की पसंद अलग अलग होती है बेटा। पर मम्मी जी, सागर जी बिना कुछ खाए कहाँ चले गए? तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं उसको फोन करके बुलाऊंगी, लेकिन तू मुझसे वादा कर कि अब तू ठेकुए उसके सामने लेकर भी नहीं जाएगी। हाँ मम्मी जी,
मैं वादा करती हूँ कि अब मैं उनके सामने ठेकुए लेकर नहीं जाऊंगी। मालती को अब सुनीता चुप करवाती है और सागर को कॉल करती है। हेलो सागर, कहाँ पर है तू? माँ बस खाने आया था बाहर, आ रहा हूँ आपके लिए खाना लेकर। बेटा बहू भी भूखी है, उसके लिए भी कुछ लेते हुए आई हो। नहीं, उसको कहना कि वो अपने ठेकुए ही खाए, खाना खाने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर अब सागर कॉल कट कर देता है। कुछ देर बाद वो घर के लिए खाना लेकर घर पहुंचता है, जिसके बाद अब सभी खाना खाने लगते हैं। सभी खाना खा रहे थे, तभी मालती को एहसास होता है कि जैसे उसके दांतों में दर्द हो रहा है, लेकिन वो सागर के गुस्से के सामने कुछ नहीं बोलती। दांत में ज्यादा दर्द होने की वजह से मालती खाने को बीच में ही छोड़ देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी सास उसे रोक कर कहती है, मालती, खाना छोड़कर कहाँ जा रही हो तुम? वो मेरा पेट भर गया है मम्मी जी, इसलिए मैं जा रही हूँ। पर बहू, जाने दो माँ, तुम उसको समझी, तुम उसको हमेशा अपने सर पर चढ़ा कर रखती हो, इसीलिए वो सर पर चढ़कर नाच रही है। बस कर सागर, अब इतना भी क्या बोलना, हो गई उससे गलती। अरे उसको पसंद था इसलिए उसने ये सब बनाया अब और खिलाया भी, अब तू उसकी जान लेगा क्या? सागर कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। अब क्या था, ऐसे ही दिन गुजरते हैं और दिन गुजरने के साथ साथ मालती के दांतों में भी अब काफी दर्द रहने लगा। मालती अब पहले की तरह ना तो किसी से ज्यादा बात करती और ना ही पहले की तरह उछल कूद करती। ये सब देखकर सुनीता अपनी बहू से कहती है, बहू क्या हुआ, तू इतनी शांत और परेशान क्यों रहने लगी? कोई परेशानी है क्या? नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं हुआ, बस सागर जी नाराज है ना, इसलिए कहीं भी मन नहीं लगता। पक्का यही बात है ना? हाँ मम्मी जी, यही बात है। अच्छा बहू, एक बात बता, तू यूँ इस तरह दांतों को दबा कर क्यों बोल रही है? बस यूं ही मम्मी जी। सुनीता के बार बार पूछने पर भी मालती उसे कुछ नहीं बताती कि उसके दांतों में दर्द है। ऐसे ही अब कुछ दिन और गुजरते हैं और समय गुजरने के साथ साथ अब मालती के गाल भी काफी सूज जाते हैं। अब सभी को ये दिखने लगा था कि मालती के गालों पर सूजन आ रही है। ये सब देखकर सागर मालती से कहता है, मालती क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा सॉरी बाबा, माफ कर दो, उस दिन मैं ज्यादा भड़क गया था। आई एम सो सॉरी। अब बताओ क्या दिक्कत है? मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे गाल सूजे हुए हैं, इसीलिए बता दो क्या हुआ। मालती अब सागर को बता देती है, जिसके बाद सागर अब मालती को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और डॉक्टर उसके दांतों का चेकअप करता है। अरे ये क्या, डॉक्टर जैसे ही उसके दांत चेक करता है वैसे ही वो उससे दूर होकर कहता है, सागर जी, मालती जी के दांतों में कैविटी बहुत ही ज्यादा लगी हुई है, इसीलिए इनके दांत निकालने पड़ेंगे। दांतों में ज्यादा दर्द था और इसी वजह से अब मालती अपने दांत निकलवाने के लिए रेडी हो जाती है। कुछ देर बाद उसके दांत निकल जाते हैं और अब मालती को समझ आता है कि कोई भी चीज हद से ज्यादा नुकसानदेह होती है। संगीता और उसका बेटा हॉल में बैठे शाम की चाय पी रहे थे। तभी उसकी बेटी तारा फोन पर जोर जोर से बातें करते हुए घर आती है। देख, मेरे दिमाग की ना दही मत कर, वरना मैं उसी दही का ना रायता बनाकर पी जाऊंगी। जब मैंने तुझे कह दिया कि मैं तेरी हूँ, बस तेरी हूँ, फिर भी तूने वो बेवफा है वाली रिंगटोन लगाई कैसे? तेरी तो मैं, फोन रख, अब भी फोन रख। इतना कहकर वो गुस्से में कॉल कट करने की जगह फोन को जमीन पर पटक देती है, जिससे फोन के अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं और एक फोन टूटकर कई टुकड़ों में बिखर जाता है। ये देखकर उसकी माँ और भाई हैरान हो जाते हैं। ओ महारानी, गुस्से में अपनी फोन का जनाजा निकाल दिया। अबे कितना महंगा था पता भी है? मुझे क्या पता, मुझे तो गिफ्ट में मिला था ना। हे भगवान, अरे तो गिफ्ट में मिली चीज का ऐसा सत्यानाश करेगी क्या? बताओ, गुस्सा किसी और का और फोन तोड़ दिया अपना, नालायक लड़की। सच में टूट गया क्या? ना ना ना, टूटा थोड़ी है, जमीन पे अपने पुर्जे बिखेर के बेहोश पड़ा है। तू पागल है क्या? इतना गुस्सा क्यों करती है? मुझे कुछ नहीं कहना अभी, मैं जा रही हूँ कमरे में। तभी तारा बैग सोफे पर पटक कर अपने कमरे में चली जाती है। तारा को गुस्सा बहुत जल्दी आता था, जिसके चलते वो अपना फोन तोड़ बैठती थी। लेकिन दिक्कत तो तब हो जाती जब एक रोज उसका भाई फोन में गेम खेल रहा था और वो घर की सफाई करते हुए अपने भाई को कहती है, अरे ओ आलसी बंदर, जाकर पानी की मोटर चला दे। हाँ तो मुझे सूचना क्या दे रही है? जाकर खुद चला ले, मैं बिजी हूँ। हाँ, तू तो पहाड़ तोड़ रहा है, चुपचाप जो बोला है ना वो कर। फोन में क्या लगा पड़ा है? कान खराब है क्या तेरे? कहा ना नहीं जा रहा। तू ऐसे नहीं मानेगा ना, फोन दे अपना इधर और जाकर मोटर चालू कर। क्या मुसीबत है, जा रहा हूँ। तभी चीकू हाथ में फोन लिए खड़ा हो जाता है और तारा
सोफे से धूल झाड़ने लगती है। धूल झाड़ते झाड़ते कपड़ा जोर से चीकू के हाथ पर लगता है और फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरता है और गिरने के साथ ही चकनाचूर हो जाता है। फोन के टूटने की आवाज सुनकर उनकी माँ संगीता भी वहाँ आती है और कहती है, अरे अब किसका फोन टूटा? मेरा माँ मेरा। मोटी मैं तो जा ही रहा था, क्यों तोड़ दिया मेरा फोन? अरे मैंने कोई जानबूझ कर तोड़ा है क्या? तुझे कसकर पकड़ना चाहिए था ना। ये हथौड़ा था क्या जो कसकर पकड़ता? बताओ, पहला फोन था मेरा। माँ इसको जल्दी से विदा करो, वरना ये फोन तोड़ने वाली घर के बच्चे कुछ फोनों का भी कल्याण कर देगी। आए मेरा 20,000 का नुकसान कर दिया। सही कह रहा है। पंडित जी को कहा तो है रिश्ता देखने के लिए, तब तक बाकी के फोनों की रखवाली में लग जा, वरना ये फोन तोड़ने वाली उन्हें तोड़कर ही मानेगी। ओहो, गलती से टूटा है माँ, सॉरी चीकू। अबे जाना, इतनी महंगी चोट पर सॉरी का सस्ता मरहम लगा रही है। दूर हो जा मेरी नजरों से। मेरा सैमसंग का फोन अब मेरे संग नहीं है, सिर्फ तेरी वजह से। चीकू अपने फोन के टूटने पर तारा को बहुत सुनाता है, लेकिन तारा को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता और घर में 2 फोन का नुकसान देखकर संगीता अपना फोन हमेशा अपने पल्लू में बांध कर घूमती, इस डर से कि कहीं अगले फोन टूटने की बारी उसकी ना हो। समय बीतता है और उसकी शादी एक बढ़िया परिवार के लड़के विनय से हो जाती है। विदाई के समय उसकी माँ उसे गले लगाकर नया फोन देते हुए कहती है, वैसे दिल तो नहीं कर रहा तुझे फोन देने का, पर ससुराल जा रही है तो मजबूरी में देना पड़ रहा है। मायके की निशानी समझकर संभाल कर रखियो। थैंक यू माँ। ठीक है जरा बत्तीसी मत दिखा, विदाई हो रही है, थोड़ा रो ले। इस तरह संगीता अपनी बेटी को विदा कर देती है और तारा अपने ससुराल में गृह प्रवेश कर अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करती है। कुछ समय बीतता है और एक रोज वो अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही थी। तभी उसकी सास भी फोन पर किसी से जोर जोर से हंसते हुए बातें करती हुई आती है, जिससे उसे बात करने में दिक्कत होने लगती है। अरे बसंता, चिंता क्यों करती है? मैं तेरे लल्ला की शादी में जरूर आऊंगी और डीजे पर ठुमके लगाकर मटकूंगी भी। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या कहा माँ? जोर से कहो ना। अरे अरे आवाज नहीं सुनाई दे रही, क्या कहा? अरे सब बढ़िया है, तू अपनी सुना। अरे माँ कुछ समझ नहीं आ रहा, फोन रखो। ये सासू माँ भी ना। तभी वो गुस्से में उर्मिला के पास जाकर उसका फोन छीनते हुए कहती है, अरे आप बहरी हो गई हो क्या? फोन पर बात कर रही है कि लाउड स्पीकर पर? खी खी करके कब से हंसी जा रही है। आपकी वजह से मैं माँ से बात नहीं कर पा रही। सारा कसूर ही ना इस फोन का है। भाड़ में जाइए मुआ फोन। इतना सब कुछ एक सांस में बोलने के बाद वो जोर से दोनों फोन दरवाजे पर देकर मारती है और दोनों फोन एक साथ दरवाजे पर लगते ही टूट जाते हैं। ये नजारा देखकर उसका पति अपना आईफोन पीछे छुपाते हुए कहता है, ये क्या किया तारा? हाय दैया, नास पिटी, तेरी अम्मा ने नहीं दिया था फोन, जो अपने साथ साथ मेरे फोन की भी आत्मा निकाल दी। तारा, गुस्से में लोग बर्तन तोड़ते हैं, सर फोड़ते हैं, तुम तो अच्छे खासे फोन तोड़ देती हो यार। मैं क्या करूं? मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने तोड़ दिया। और फिर अकेले सासू माँ का थोड़ी, मेरा भी तो फोन टूटा है ना। टूटा नहीं करमजली, तूने तोड़ा है। अरे तेरे ससुर ने 50वीं सालगिरह पर दिलाया था, अभी उनकी आखिरी निशानी का नाश कर दिया तूने। ये तो ऐसे रो रही हैं जैसे टपकने के बाद भी ससुर जी इसी फोन पर फोन करते थे। फुसफुसा क्या रही है? समेट ले उन फोन के पुर्जों को। हाय दैया, अब मैं बसंता के स्टेटस कैसे देखूंगी? मेरा तो दिन ही ना गुजरेगा। ससुराल में आते ही 2 फोन तोड़ने के बाद पूरे हफ्ते घर में शांति रहती है। एक रात जब तारा गहरी नींद में सो रही थी तो विनय के आईफोन पर बार बार कॉल आ रहा था और उसकी आवाज तारा के कानों में पड़ती है, क्योंकि विनय उस समय लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी वो परेशान होकर कहती है, विनय बस करो, सो जाओ और बंद करो ना अपने इस फोन को। कितना बज रहा है ये? यार जरूरी कॉल आ रहे हैं। हाँ तो साइलेंट कर लो ना, ये अपने आईफोन की रिंगटोन सुनाना जरूरी है। हाँ कर रहा हूँ। विनय कहता तो है लेकिन काम के चलते फोन साइलेंट नहीं करता। बार बार फोन बजने से तारा गुस्से में उठती है और उसके बजते हुए आईफोन को जोर से जमीन पर पटक देती है। ये देखकर विनय सदमे से कहता है, पागल औरत, आईफोन तोड़ दिया? अरे दोस्त से उधार मांग कर लिया था, अभी इसको ठीक कराने के लिए तुम अपनी किडनी दोगी क्या? शांत हो जाओ, वरना ये जो लैपटॉप पड़ा है ना, अगली बारी इसकी होगी। तभी विनय झट से अपना लैपटॉप सीने से लगा लेता है। अगले दिन विनय ऑफिस के कुछ दोस्तों के साथ घर आता है तो अचानक उसके दोस्तों को देखकर वो विनय के कान में धीरे से कहती है, अरे बिन बताए अपने दोस्तों को उठा लाए, खबर नहीं कर सकते थे? तुम ना चुप ही रहो,
अपना और माँ का फोन तुम पहले ही तोड़कर स्वाहा कर चुकी हो और कल रात तुमने मेरे आईफोन का कत्ल कर दिया। अब इनके आने की बात क्या चिट्ठी में लिखकर कबूतर से भिजवाता है? जैसे तैसे तारा जल्दी से उसके सभी दोस्तों के लिए खाना बनाती है। समय बीतता है। एक रोज तारा की पड़ोसन कविता उसके घर फोन लिए आकर कहती है, तारा बहन, तुम्हारे लिए हॉस्पिटल से फोन है, बात करो। तभी तारा फोन पर बात करती है तो उसे पता चलता है कि विनय की बाइक का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही वो अपनी सास के साथ हॉस्पिटल जाती है, जहाँ हाथ पर प्लास्टर लगाए विनय बेड पर बैठा होता है। ये सब कैसे हो गया जी? चिंता की बात नहीं है, बस हाथ में चोट आई है। देखा बहू, तेरे फोन तोड़ने का नतीजा कि जरूरत के समय हमें विनय की खबर भी नहीं मिल पाई। पिछले 2 घंटे से ये यहाँ पर है। इन्होंने कहा कि इनके घर पर भी फोन नहीं है, तब जाकर इन्होंने अपनी पड़ोसन को कॉल किया है। अच्छा जी, लेकिन आपको उस पड़ोसन कविता का नंबर याद कैसे रहा? हाँ बोलो, तो इसी फोन से तुमने उसे फोन किया था ना? तभी वो साइड में पड़ा फोन भी बिना सोचे समझे पटक कर तोड़ देती है। तभी विनय बोलता है, अरे यार, वो बेचारी नर्स का फोन था। ये सुनकर तारा अपना सर खुजाने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।